हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज से हमारा फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस हैं उसमें आपका जो शेड्यूलिंग है, ये जो क्लास है आपकी, इसकी शेड्यूलिंग मैं आपको बता देती हूँ कि शेड्यूलिंग हम आपको जब आपकी फर्स्ट क्लास जो आपकी पहली क्लास है, दिस इज़ योर साइंस क्लास, राइट। और अब आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है इसका कोर्स जो है आपका कब, जैसे कि आपको संडे के शेड्यूलिंग, संडे की जीके की क्लास जिसने नहीं देखी थी वो देखिए, ये 3 से 4 बजे आपकी रोज़ साइंस की क्लास होगी। तो ये 3 से 4 बजे आपका साइंस का कोर्स दिया जाएगा और ये प्रैक्टिस सेशंस है डीलिंग। हम आपके साथ प्रैक्टिस सेशंस की, और सिलेबस जो होगा इसमें 9th से लेकर 12th तक की पूरी साइंस को डील किया जाएगा विद पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट। कि जो आपका 9th से 12th तक की साइंस है उससे सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम वो डील करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स आज जुड़ रहे हैं या जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस फॉरेस्ट गार्ड की जो कोर्स शुरू किया गया है जिसमें आपका साइंस सेशन, प्रैक्टिस सेशंस है, और गाइस प्रैक्टिस सेशंस पे आपको हर एक ऑप्शन के साथ जो है आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये जो कोर्स है, अगर आपका ये 5 दिन के कोर्स में मैं देखना चाहूँगी कि कितने कैंडिडेट्स जुड़ते हैं, व्हाट इज़ योर फीडबैक, कैसी क्लासेस आपको लग रही है, उसके बेसिस पे फिर आगे और रिकमेंडेशंस जो हैं इस पूरी क्लासेस की होंगी। बट जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरी उनसे उम्मीद है कि इन क्लासेस को देखिए, जहां मौका मिलता है शेयर कीजिए, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट तो नहीं कह सकती कि मैं अपना बेस्ट, बस इतना कहूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूंगी आपको। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये 30 डेज का कोर्स चलेगा। ऑब्वियसली 30 डेज का कोर्स है जिसमें आपकी एक एक प्रैक्टिस सेशंस भी डील होंगे, और अगर जिनको ज़्यादा क्वेरीज होंगी तो इन्हीं के साइड बाय साइड मेन क्लासेस भी चल रही हैं जो पहले भी चलती थी। जिनको साइंस यहाँ पे कम लगती है वो साइंस को दूसरे सेशंस पे भी देख सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ गाइज अपने तक सीमित मत रखना ये कोर्स कि मुझे मिल रहा है तो मैं बाकियों को शेयर नहीं करूँगा। प्लीज़ बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुहिम मेरी आपके साथ नहीं है, सभी के साथ है। इस कोर्स को चलाने का फ़ायदा मेरे को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ नहीं, सभी के साथ होगा, ताकि सारे बच्चे जो कंपटीशन में बैठना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। तो अगर आप मेरे साथ हो तो, और आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन देखिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपका फीडबैक मुझे कैसे मिलेगा कि आप कितना शेयर करते हो, और मेरे कितने वॉच टाइम और आपका जो आप सब्सक्राइबर्स कितने वो इंगेज करते हो उसके साथ। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिलेगी कि हाँ, जो मेहनत मैं करने जा रही हूँ, ये लगातार क्लासेस को डालना, दिन में 9 क्लासेस डालना इज सफिशेंट फॉर मी। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। सो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि क्लासेस को शेयर करिए। तो जैसे आपकी क्लास देखिए, इसमें मैंने 3 चीज़ें अलग की हैं। 3 से 4 बजे आपकी साइंस की क्लास है, तो 4 से 4:30 बजे आपकी एक इन्वायरमेंट की क्लास है। ये पुलिस और वन विभाग दोनों के लिए। तो जो क्लासेस 4 से 4:30 बजे का जो टाइम लैग है उसमें भी जुड़िए, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट सेक्शन जो है इसमें टोटली इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, जिसमें फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, वो सारे, क्योंकि फॉरेस्ट में इन्वायरमेंट बहुत डील होगा, तो वो सेशंस भी देखिए। फिर उसके बाद आपका 4 से 4:30 ये है, 4:30 से 5:30 आपका रीजनिंग का सेशन आएगा, आधे घंटे का। देखिए मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ, आपको मैथ्स की डिटेलिंग मिल रही है तो आप लीजिए। रीजनिंग जो पुराने पेपर्स, देखिए आपके पेपर्स में भी कुछ पुराना डाला जाएगा, तो हर एक कोर्स से आपको रीजनिंग जो है प्रैक्टिस सेशंस होंगे, तो वो उन सेशंस को जोड़िए। अगर आपको कोई कमी लगती है तब मुझे बताना। फिर उसके बाद आपका 4:30 से 5 मैं आपको टाइमिंग्स बता देती हूँ क्या है, कि एक बार आपको पता चल जाए। 4:30 से लेकर आपका जो है 4:30 तक इन्वायरमेंट, और 4:30 से मैंने आपको बता दिया 4:30 पे आपका इन्वायरमेंट है, साइंसेस है। 4:30 से लेकर 5 o'clock तक आपका जो है रीजनिंग एंड हिंदी सेशंस है, प्रैक्टिस सेशंस है। देखिए मेरे पास अभी जितना मेरे से बन पड़ रहा है मैं प्रैक्टिस सेशंस ला रही हूँ। फिर 5 से 6 आपकी इंग्लिश की क्लास है। दिस क्लास इज ऑफ डिटेलिंग क्लास, ये डिटेल की क्लास है। जिसको प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करने हैं वो थर्सडे की प्रैक्टिस सेशंस को भी इन्वॉल्व कर सकता है, उन सेशंस को भी देख सकता है, अभी प्लेलिस्ट में है वो। इंग्लिश का मैं 5 to 6 आपका डील करूँगी।
फिर उसके बाद आपका 5 to 6 आपका इंग्लिश सेशन है, और आपका 6 to 7 दिस इज़ योर प्रैक्टिस सेशन, दैट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ अ पेपर। कि फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए एक बेस्ड ऑन पेपर पैटर्न जो है 6 to 7 की क्लास है, एंड 7 to 8 PM आपकी हिमाचल जीके की क्लास है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिस सेशन जिसमें पुराने पेपर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कैंडिडेट्स नया पढ़ना चाहते हैं, नए टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, वो 8 से 9 की क्लास देखिए, 8 से 9, 8 से 9 की क्लास यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, और फिर 9 बजे जो है आपके लिए कुछ और होगा। अभी तक तो मेरे पास इतना टाइम था जितना मैंने कोशिश की है। अगर आपको ये सेशंस में जुड़ना है तो प्लीज़ आप भी जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ है। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, देखिए मैं सीधी सी चीज़ एक ही बोलूँगी आपके साथ, मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपसे एक बात ही बोली है कि मैं आपके साथ खड़े रहना चाहती हूँ, और आपकी इस कॉम्पिटिशन्स में जितना बन सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी तैयारी करवा सकूँ। लेकिन उसमें आप कितना मेरे पे ट्रस्ट करते हो, आप कितना लोगों को जोड़ते हो कि ये मेहनत हो रही है, इस मेहनत दिख रही है, तो आप कितना शेयर करते हो वो आप पे है। देखिए मेरी मेहनत रात सुबह से लेकर 9 बजे तक है, आपके लिए कंटेंट और सब कुछ करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ वो मुझे नहीं बताना, बट इतना है कि अगर कर रही हूँ तो आपका साथ चाहिए। तो देखते हैं आज के सेशन से आपको कितना वो फ़ायदा होता है। साइंस के क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी, बट कैंडिडेट्स आज के सेशन के बाद आप कितना शेयर करते हो, दैट इज़ माय फीडबैक, राइट। तो प्लीज़ शेयर, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है, जो नए जुड़े हैं, शेयर कीजिए, और जिनको लगता है कि ये चीज़ कम है तो वो मेरे बाकी के सेशंस प्लेलिस्ट में है, आप उनको भी देखिए, आपका मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का है, टीजीटी का है। टीजीटी और टैट वाले भी ये कैंडिडेट्स जो है उनके साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि टैट में ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। और अगर 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस है तो वो साइंस के लिए भी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के लिए भी है, तो वो आपका टैट के लिए भी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो अंतर होता है, यानी ये आपकी न्यूरॉन है, देख लीजिए ये न्यूरॉन है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगी, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। आपको ये पता है स्मॉलेस्ट यूनिट, मेजर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो मासिक या जिसको बोल सकते हैं मानसिक विभाग, देखिए इतनी शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आएगी, पर फिर भी जो आपका मस्तिष्क है, ठीक है, यानी आपका ब्रेन है, यानी नर्वस सिस्टम है, उसकी मेजर यूनिट क्या है, न्यूरॉन। देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, सबसे मेजर यूनिट नर्व, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपकी नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स है। हमारी बॉडी के अंदर बिलियन ऑफ नर्व्स है, ठीक है, जिसको आप नर्व्स भी बोलते हैं। तो ये न्यूरॉन्स किस किस चीज़ की बनी है, डेंड्राइट, एक्सॉन, इम्पल्स होती है रिफ्लेक्शंस, यानी आपके मैसेजेस को भेजना, तो ये नहीं है। एक्सॉन होता है ये वाला पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सॉन, तो ये नर्व का पार्ट है, एक्सॉन नहीं है, जो कि किससे कवर्ड होता है, माइलिन शीट से, इस तरह से, तो ये नहीं है। डेंड्राइट, यहाँ से डेंड्राइट्स जो हैं वो सिग्नल्स पिक करते हैं, तो डेंड्राइट्स देखिए, नर्व का जो पार्ट्स होते हैं, नर्व्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, ये आपकी सेल बॉडी है। सेकंड आपका डेंड्राइट्स, थर्ड आपकी होती है एक्सोन। ये तो पार्ट्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि नर्व्स के पार्ट्स कौन से हैं, तो वो सेल बॉडी भी होती है, डेंड्रॉइड भी होती है, एक्सोन भी होती है। तो ये तो पार्ट्स हैं, जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम सिनैप्स, दैट इज द सिनैप्स। आप अपना पेन पेपर अपने साथ रखिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। देखिए आपकी शेयरिंग, आपका वीडियो का देखना, अगर आप इसी तरह से 10 दिन के अंदर मेरे साथ जुड़ते रहे तो हम बहुत जल्दी जो है टाइम को कवर भी करेंगे और आपके साथ लाइव सेशंस को भी मैं लेने की ले सकूंगी। मेन चीज़ यही है, 10 डेज के अंदर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आने वाले टाइम पे हाई क्लासेस, हाई अपडेटेड क्लासेस जो पुलिस गार्ड के लिए, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड के लिए चले, उसके लिए आप कितना शेयर करते हो। ओनली 10 डेज, जस्ट
10 डेज़ के बीच बीच आप कुछ भी कर सकते हो। अगर शेयरिंग करोगे तो 10 डेज़ बाद या 15 डेज़ बाद हम लाइव भी आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। पहली चीज़, ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन क्या है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं, ठीक है। डक्ट्स, पाइप्स जिसको बोलते हैं, एक डक्ट्स होती हैं, एक डक्टलेस होता है। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड डक्टलेस, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट्स यानी पाइप्स। सीधी सी चीज़ है, किसी भी ऑर्गन में पाइप्स जो आप लगी होती हैं उनको बोलते हैं डक्ट्स, और कई ऐसे ग्लैंड्स चीज़ें होती है जिनमें पाइप्स नहीं होती, डायरेक्टली जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर। और लीवर से बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, पित्त जिसको बोलते हैं। और बाइल जूस क्या, कहाँ पे स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और इसका काम क्या होता है, फैट्स को तोड़ना। क्या काम होता है, फैट्स को तोड़ना। तो लीवर तो है नहीं। थायराइड, थायराइड एक ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, इसकी कमी से, थायराइड या आयोडीन की कमी से यहाँ पे क्या होती है, गॉइटर, ठीक है। गले के अंदर जो गॉइटर होता है, स्वेलिंग हो जाती है। थायराइड से थायरॉक्सिन ये ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अगर थायराइड कम होगा तो आपका क्या आता है, इंसान छोटा रह जाता है। और अगर थायराइड बढ़ जाता है तो इंसान लंबा हो जाता है, यानी जिंजेटिज्म। लेकिन थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है दैट इज द मास्टर ग्लैंड। सारे ग्लैंड्स का जो फादर होता है उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये नहीं है। आंसर इज पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होते हैं, ये आपको पता है जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं, पाचन क्रिया में आपने देखा होगा पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है, यानी ये एक पाइप के थ्रू पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है। और ग्लैंड डक्ट के बिना जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन। और इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को। अगर ब्लड शुगर लेवल की कमी हो जाए तो क्या होगा, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, शुगर बोलते हैं, शक्कर जिसको बोलते हो आप, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होती है अगर इंसुलिन की कमी हो। तो इंसुलिन क्यों जरूरी है, ताकि हमारी ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो उसको कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज। तो किसको, दो क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो गए भाई, जल्दी जल्दी बताइए और इस पे लिखिए और शेयर कीजिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो कौन सिक्रीट करता है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है एस्ट्राडायल या एस्ट्रोजन, ठीक है। और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो फीमेल हार्मोन्स हैं। ये क्या हैं, आपके फीमेल हार्मोन्स, ठीक है। जब फीमेल की एज 12 साल से ऊपर हो जाती है, 12 साल में फीमेल्स को प्यूबर्टी आती है, यानी प्यूबर्टी एज जिसमें जो है फीमेल्स में ऑनसेट ऑफ द साइकिल्स, आपका जो है मेमोरी ग्लैंड्स का बढ़ना, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर, ऑल दीज थिंग्स आर एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो होता है यूट्रस को प्रोटेक्ट करना, यूट्रस को प्रिपेयर करना, ताकि जो फीमेल वर्म है वो तैयार हो जाए टू टेक बेबी, यानी बेबी को यूट्रस के अंदर प्रोटेक्ट करके रखने का काम है प्रोजेस्टेरोन का। सिंपल लैंग्वेज में जो गर्भाशय होता है उसको प्रिपेयर करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी बनता है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। एस्ट्रोजन होता है जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है, तो एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो है साइकिल्स, ऑनसेट ऑफ द साइकिल्स या फीमेल चेंजेस आना शुरू होती हैं। तो टेस्टिस जो होता है ये मेल हार्मोन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टिस, जो स्पर्म्स को रिलीज करता है, ठीक है।
हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो ये नहीं है। थायराइड अभी मैंने किया, थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसकी कमी से गॉइटर। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, मास्टर ग्लैंड है। तो आंसर इज ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं ये फीमेल में होती हैं, और ये जो फीमेल में होती हैं ये सिक्रेट करती है ऑस्ट्रोजन, जिससे जो है आपका ओवा रिलीज होता है। ओवा मीन्स एग। जैसे ही एग रिलीज होगा दैट शुड बी देयर विल बी अ चेंजेस इन द फीमेल ऑनसेट ऑफ द साइकिल, और प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी आपका कौन सिक्रीट करता है? फीमेल। तो आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर है। किसी को ऐसा लगता है कि हाई फाई है, या किसी को लगता है, देखिए साइंस आपने 10th में बेसिक पढ़ी है, और इतनी साइंस अगर आपको लगता है कि इसमें जो है हिंदी में होना चाहिए, तब भी मुझे बता देना, कोशिश पूरी करूँगी। पर अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होनी है, इतनी साइंस तो आप पढ़ ही सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो आप ग्रेजुएट लेवल के भी हो या बेसिक लेवल के भी हो, तो 11th-12th में मेडिकल जिसने रखा है या आर्ट्स जिसने रखा है, इतना तो पता होता है, ठीक है। इसको अंडाशय भी बोलते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज रेगुलेटेड बाय, देखिए आपने कई बार देखा होगा सीड्स की जर्मिनेशन। सीड्स की जर्मिनेशन क्या होती है? सीड्स को उगाना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कभी घर पे देखा होगा अंकुरित लगते हुए। किसी भी दाल को भिगो दो, उसको सर्टेन टेम्परेचर दो, उसमें से अंकुरित निकलते हैं। तो सीड्स, अंकुरित निकलना मतलब सीड्स का जर्मिनेशन होना। तो सीड्स की जर्मिनेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है फ्रूट्स को पकाना, आर्टिफिशियल राइपनिंग। आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल राइपनिंग मतलब आर्टिफिशियली मतलब नकली तरह से फ्रूट्स को राइपन करना यानी पकाना, वो कौन सा हार्मोन करता है? वो है इथाइलिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर इसकी ऑप्शन ये नहीं है। साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। सेल को डिवाइड करना, प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपरली डिवाइड करने का काम कौन करता है? सेल की डिवीजन में जो हार्मोन हेल्प करता है प्लांट्स की, वो है साइटोकाइनेंस। ऑक्सिन, इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? टिप्स पे होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ऑक्सिन जो होता है सिर्फ जैसे सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा, सेल्स को बढ़ाएगा, या फिर इसको हम बोलते हैं जो उसकी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, यानी जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो होता है आपका किसकी तरफ? स्टेम की तरफ, ठीक है। आपने देखा है कोई भी गमला ले लो, उसको धूप में रखो या किसी कॉर्नर पे रख दो जहाँ से सिंगल धूप आ रही है, पौधा जो होगा वो उस तरफ बेंड हो जाएगा। मीन्स ऑक्सिन्स ये सनलाइट पे हैं और मेन ग्रोथ हार्मोन है। सीड की जर्मिनेशन के लिए हेल्प कौन करता है? गिबरलिंस। कौन हेल्प करता है? गिबरलिंस। इसको कोश्यप ने जो है डिस्कवर किया था, और इसने सबसे पहले किस में देखा था? चावल के सीडलिंग्स पे, ठीक है। तो जो आपका सीड की जर्मिनेशन, सीड्स को उगाने के लिए सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? गिबरलिंस। ये याद रखना, गिबरलिंस जो होता है। और एक होता है प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन, जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसको एक चीज और याद रखने ना, ऑक्सिन्स को हम इंडोल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। तो किस किस को क्लियर हो गया भाई? किस किस को मज़ा आ रहा है? चैट बॉक्स पे लिखिए सेशन कैसा था, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और देखते हैं कितने लोगों को जोड़ते हो आप मेरे साथ, ठीक है। इफ़ द रिफ्लेक्ट, यही मेरे लिए इस बार की ये जो मेहनत है इसकी इस तपस्या का फल जो है आप ही दोगे। तो प्लीज़ देखते हैं कितना शेयर करते हैं आप। If the reflex action is not according in a man, which part of his nervous system is damaged? अगर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन एक्शन, मतलब विदाउट थिंकिंग। आप एकदम से, जैसे मान लो गरम प्लेट है, गरम प्लेट या गरम गिलास है, आपको किसी ने गरम गिलास पकड़ा दिया, आप क्या करोगे? एकदम से छोड़ दोगे, आप ये नहीं सोचोगे गिलास गिर गया। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो सडन एक्शन होता है। अगर सडन एक्शन जो है आपकी बॉडी में होता है तो इसको हम किससे बोलते हैं? ज़्यादातर हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये कहाँ तक कंट्रोल करता है? ये स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए
और स्पाइनल कॉर्ड के बाद इसमें ब्रेन का इतना काम नहीं होता। लेकिन अगर हमारा रिफ्लेक्स एक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट्स हैं बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्शन कहता है यदि किसी व्यक्ति में प्रतिव्रत क्रिया नहीं होती है तो उसकी तंत्रिका तंत्र को कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऑब्वियसली आपका जो है स्पाइनल, देखिए सेरिब्रम, भ्रम आता है ना, भ्रम आप यहाँ से सोचते हो, आपको भ्रम कहाँ से होता है, सोच कहाँ से पड़ती है, सोच, रीजनिंग, थिंकिंग, सोचना, रीजन करना, ये कहाँ से होता है, ये भ्रम है। और भ्रम हमेशा फोर ब्रेन, आप सोचते कहाँ से हो, ऐसे सोचते हो, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरिब्रम। भ्रम से याद रखना आपको सोचना है, तो ये नहीं है। सेरिबेल्लम, बेल का मतलब रख लीजिए बैलेंस, जो हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है, पॉस्चर बनाता है, उसको हम, वो पार्ट जो होता है दैट इज सेरिबेलम, एंड इट्स द आपका कौन सा पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोन्स, जो आपकी रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट क्लियर करता है, हाइंड ब्रेन का पोन्स पार्ट। और मेड्यूला जो है आपकी हार्ट बीट। अब देखिए, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, इनवॉलंटरी एक्शंस को भी ये कंट्रोल करता है। तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है तो आपका नर्वस पार्ट कौन सा डैमेज होगा, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करती है, बट अगर स्पाइनल कॉर्ड तक भी पहुँचने के लिए सीधी सी चीज़ है, ब्रेन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आएगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये जो है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है, ये पार्ट अगर डैमेज हो गया तो रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड तक रिफ्लेक्स एक्शन क्विक एक्शन, एकदम से होना। ठीक है, द लेंस यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपका कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल, उत्तल, बेलनाकार या कोई नहीं। देखिए सिलिंड्रिकल नहीं होता। कनकेव मिरर जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा हेडलाइट्स, जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं उनमें होता है, या फिर बार्बर की शॉप पे भी आपको मिलता है, या फिर डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट होते हैं उनका जो मिरर होता है दैट इज कनकेव। हमारी आईज है, ठीक है, आईज के अंदर कौन सा लेंस होता है, आपका कन्वेक्स लेंस। तो अगर माइक्रोस्कोप हमें आईज से देखना है तो हमारा ये भी क्या होगा, आपका कन्वेक्स लेंस। एक होता है लेंस और एक होता है मिरर। कनकेव मिरर्स जो होते हैं दैट यूज्ड इन बाय द हेडलाइट्स, बार्बर एंड डेंटिस्ट, कनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, कनकेव को क्या बोलेंगे, लेंस को बोलेंगे डाइवर्जिंग, और कन्वेक्स को बोलेंगे लेंस को कन्वर्जिंग, जबकि हम मिरर को बोलते हैं कन्वर्ज एंड कन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्ज। कनकेव होता है इस तरह से और कन्वेक्स होता है इस तरह से। स्पून देखा है, स्पून का जो ये वाला पार्ट होगा दैट इज कनकेव, और जो ये वाला पार्ट होगा, जो बल्जिंग पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन द रिफ्लेक्स आर्क इज, एक प्रॉपर रिफ्लेक्स आर्क पाथवे बनाना है। तो रिफ्लेक्स आर्क पाथवे बनाने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी, प्रतिवर्ती चाप में अनुक्रम का सही क्या है, सही तरीका क्या है, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन या मसल्स, रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स और मसल्स, सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन, मसल्स, या मसल, रिसेप्टर्स, मोटर न्यूरॉन या सेंसरी। सबसे पहली चीज़, रिसेप्टर्स होते हैं क्या, दैट इज़ द टचेस, जो कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे काम करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे फैक्टर्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसेस को लेकर जाती है। 5 सेंसेस होती हैं हमारी, उन 5 सेंसेस को जो नर्व्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का मतलब है मूवमेंट करना, मूव करना, जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। तो सबसे पहली चीज़, आप रिफ्लेक्स आर्क पाथवे बनाना, ये गरम गिलास है, इसको टच कर रहे हो, तो इसको जो टच है वो कौन कर रहे हैं, आपकी फिंगर्स टच कर रही है, तो फिंगर इज रिसेप्टर। यहाँ से रिसेप्टर्स को जो है फिंगर्स ने टच किया तो
टच इज द सेंसेस, तो सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो मोटर मूवमेंट करेगी और वो कहाँ जाएगी, मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से ही वो सीधा कहाँ चलेगी, मसल्स, यानी मोटर न्यूरॉन से मूवमेंट गई स्पाइनल कॉर्ड और सीधा इफेक्ट क्या होगा आपका, मसल्स। आपने पीछे हाथ कर लिया तो इसका सही क्रम क्या होगा, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। तो ये सबसे सही है। देखिए 10th का पार्ट है ये, 10th के क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप साइंस की वो बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी प्रैक्टिस करेंगे, ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता 1000 से लेकर 2000 क्वेश्चंस जो हैं हम साइंस के डील कर लेंगे, डोंट वरी, अगर आप जुड़े रहोगे तो। अगर देखूंगी मैं यहाँ पे कि चैट पे और प्रीमियर पे कि आप कितने जुड़े हैं, अगर 7-8 तो मज़ा नहीं आएगा मुझे भी इतनी मेहनत करने का। अगर आपको लगेगा कि सेशंस अच्छे हैं और आपको जुड़ना है तो आप कितनों के साथ शेयर करोगे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज़्यादा मेटल पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा है मेटल, वैसे देखा जाए अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और वैसे देखा जाए तो वो है नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। यहाँ पे पूछा है मेटल, आयरन नहीं, कैल्शियम नहीं, सोडियम। देखिए सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव है, एक चीज़ याद रख लेना, हाईली रिएक्टिव है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, जिसको आप नाइफ से भी काट सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है, इसको रखते किस पे हैं, केरोसिन में। इसको ऐसे नहीं रखा जाता। कौन सा ऐसा मेटल है जो केरोसिन में रखा जाता है, वो है सोडियम। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए चाहिए, ठीक है, कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के लिए चाहिए होता है, तो कैल्शियम नहीं। आयरन, हमारे हीमोग्लोबिन का पिगमेंट क्या है, हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड है उसका पिगमेंट क्या है, आयरन। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन, तो ये नहीं है। आंसर इज एल्यूमिनियम। देखिए पहले तो एल्यूमिनियम होता है, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन भी होता है, नो डाउट आयरन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो है आपका एल्यूमिनियम, दैट इज 8%। और अगर नॉन मेटल देखा जाए ऑक्सीजन, ये आपका 47% है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। The process in which carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into the metal oxide is, वो प्रक्रिया जिसमें जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, जो ओर्स क्या होते हैं, कच्चा मटेरियल, ठीक है, मेटल्स को ओर से निकालना इज कॉल्ड मेटलर्जी। जब आप कोई भी कच्चा मटेरियल निकालते हो, मेटलर्जी, और होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, और जो इसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको हम बोलते हैं गैंग, राइट। तो जो प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इन टू द मेटल ऑक्साइड, सबसे पहली चीज कोई आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, मतलब ओर से मेटल निकालना है, ठीक है, ओर से मेटल निकालने के लिए कई प्रोसेसेस आती हैं। तो ये ज़्यादा किन मेटल इनके लिए होती है, मीडियम रिएक्टिव। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव नहीं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं होते, जैसे आपका सोडियम एंड पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव, कैल्शियम, सल्फर, ये होते हैं आपके मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स, उनमें ये प्रोसेसेस यूज होती है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट ओर को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें से कार्बोनेट ओर को निकालना, ठीक है, उसको मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग कैसे याद करना है, यहाँ पे एस है, ठीक है, ये सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। ये किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स, लेकिन इसमें जो है एयर चाहिए होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग यहाँ से याद कीजिए सल्फर, और इन है तो यानी इन द एब्सेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको रोस्टिंग। तो ये तो नहीं हुई। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होती है, रिड्यूस्ड करना, ठीक है, रिडक्शन क्या होगी उसकी, रिड्यूस्ड करना, तो रिडक्शन तो नहीं होती। वैसे इसमें रिडक्शन क्या होती है, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये नहीं है। स्मेल्टिंग,
ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना यहाँ पे भी ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट प्रोसेस के थ्रू, हाई हीट देना, तब होता है स्मेल्टिंग। आंसर इज कैल्सिनेशन। कैसे याद रखोगे? रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए जब आता है कार्बोनेट, सी से कार्बोनेट, सी से ही प्रोसेस कौन सी होगी? कैल्सिनेशन। और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये हमेशा कब होती है? जब इनको हवा नहीं चाहिए होती। और रोस्टिंग में सल्फाइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एयर। कितना क्लियर है भाई? कोई चीज़ ऊपर से तो नहीं जा रही ना? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड, नंबरिंग गलत है। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। देखिए, एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस से ब्लू करता है, ठीक है। पहली चीज़, यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकाली हूँ। लिटमस पेपर जो होता है दैट एक्ट एज ए इंडिकेटर, एक इंडिकेटर का काम करता है जो एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है। अम्ल और क्षारक जिसको बोल सकते हो, बेसिसिटी बताता है, ठीक है। लिटमस जो है ये किसका बना होता है? लाइकेन का। लाइकेन किसकी बनी होती है? एल्गी और फंजाई की, ठीक है, म्यूचुअलिज्म से बनती है। तो पीएच क्या होता है? पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। नेगेटिव, इसका मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो किसने दी थी? सोरेसन ने, ठीक है। अब ये कह रहा है रेड लिटमस टू ब्लू। देखिए, 2 तरह से होता है, एक होता है ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस से रेड होना। ब्लू लिटमस से रेड होने को बोलते हैं एसिड। अगर लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड, और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बेस, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि अगर सॉल्यूशन रेड से, तो पीएच इज लाइकली टू बी। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 7, यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से आपका 0 से 7, 0 से 7 एसिडिटी, जैसे जैसे 7 की तरफ चलते जाओगे एसिडिटी कम होती जाएगी, और 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, और जब इस साइड जाओगे तो 14 से 7 की तरफ जाओगे तो बेसिसिटी कम, और फिर इस साइड जो होगा एसिडिटी, यानी सबसे कम 0 जो होती है एसिडिटी, या 1 जो होता है ये हाईली एसिडिक होता है, और 14 जो है दैट इज हाईली बेसिक, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 1 किसकी है? HCl, जो स्टमक में HCl होता है वो। 4 जो है ये टमाटो की होती है, टमाटो में जो ऑक्सैलिक एसिड होता है उसकी होती है। 5 जो है ये आपकी ज़्यादातर कॉफ़ी की होती है। 10 जो है ये बेसिकली ये क्या है? ये बेसिसिटी है, ये अप्रॉक्सीमेटली बेसिसिटी है। तो बेसिसिटी आप किसी की भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर इज 10। तो रेड लिटमस, तो अगर रेड लिटमस, क्योंकि ये तो सारे एसिड आ गए, 1 4 5, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 4 5 तो एसिडिटी बता रहे हैं, तो ये तो एसिड है भाई, और इसका मतलब 10 जो है यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है? आपका बेसिक। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आता है, which of the following types of medicine is used for treating indigestion? indigestion, देखिए जो अभी हमने किया ना आपका 10 जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहीं पे बता दूंगी। ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा जो आपकी अपच को दबाती है, मतलब गैस जब हो जाए, एसिडिटी हो जाए, तो उसको कौन ख़त्म करेगा? एंटासिड। आपने देखा है, जैसे आप इनो पीते हो, आप क्या बोलते हैं उसको, आजकल बड़ी चल रही है गैसोफास्ट पीते हैं, तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स जो किसके बनते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई के ही बनते हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई को ही मारते हैं। तो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। एनाल्जेसिक होता है पेन रिलीवर, कोई भी खा लीजिए, आजकल ब्रुफिन है, को एस्प्रिन है, ये सारे हैं। एंटीसेप्टिक होता है जो वॉन्स, जो भी चोट लगती है उसको एक तरह से टू किल द जर्म्स, जैसे डिटॉल में जो इसका नाम होता है दैट इज क्लोरोजाइलोल,
ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज एंटासिड। ये क्या आएगा, एंटासिड। और सबसे ज़्यादा एंटासिड का जो नाम है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी याद रखना, दिस इज द एंटासिड। और इसका फॉर्मूला होता है MgOH2 होल ट्वाइस। और भी होते हैं, इनो भी पी सकते हो, पर एंटासिड जो आपकी एसिडिटी को मारने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बेसिक। बेसिक यानी आपका बेसिक सॉल्यूशन, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिटी को मारने के लिए हमें हमेशा एल्केलाइन यानी बेसिसिटी लेनी पड़े, बेस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH फंक्शनल ग्रुप किसका है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो OH फंक्शनल ग्रुप किसका है भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो OH इज द एल्कोहल ग्रुप। OH जो होता है दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके लिए आता है, एल्कोहल के लिए आता है। और जिसके आगे ओल लग जाए, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओल। इसमें किसके आगे ओल लग जाए, तो आपका जैसे ब्यूटानॉन, ब्यूटानॉन जो होता है ये क्या है, आपका कीटोन ग्रुप, जो कैसे होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये नहीं है। ब्यूटेनॉइक होता है COOH यानी ओइक एसिड, इसका फंक्शनल फॉर्मूला जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किसका है, कार्बोक्सिल, जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आ सकता है एसिटिक एसिड, तो ब्यूटेनॉइक एसिड नहीं है। ब्यूटेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, C है ना, तो CH3 CH2 CH2 COOH 1 2 3, ठीक है, 3 to 5 to 7 H7 COOH। आप बोलो कि इसमें क्यों, क्योंकि 3 कार्बन ये, चौथा कार्बन ये, तो क्या बनता है, कार्बन 4 जो होता है दैट इज ब्यूटॉन, तो ये नहीं है। ब्यूटेनल ये है एल्डिहाइड, ये क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें क्या लगता है CHO, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, ओल। ओल जो है दैट इज द एल्कोहल ग्रुप यानी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH, राइट, तो ये बनेगा आपका ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट, the ability of the cells to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called as। देखिए, प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान को एक कोशिका की कई कोशिकाओं में रिप्रोड्यूस होना या विभाजित होने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तो यहाँ से देखिए पहली चीज़ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज द एजेंट। प्लाज्मोडियम किसका एजेंट है, प्लाज्मोडियम एजेंट है मलेरिया का। आपको पता है मलेरिया जो है वो होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से, फैम कर रही हूँ, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, जिसके अंदर एक एजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। अब आपसे ये पूछा कि प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग। बडिंग होती है ईस्ट में, जो खमीर होता है ना आपका, उसमें होती है बडिंग, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन को हम मियोटिक डिवीजन्स बोलते हैं। ठीक है, मियोटिक डिवीजन जो सेल्स के क्रोमोसोम्स में होती है, तो ये नहीं है, इन दोनों को तो कैंसिल कर दो। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन जैसे ये अमीबा है, इसके 2 टुकड़े होना। ठीक है, ये 2 टुकड़े होना, एक सेल की 2 डॉटर सेल्स बनना इज कॉल्ड बाइनरी फिशन, जो अमीबा में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है और यूग्लिना में भी होती है, तो ये नहीं है, आंसर इज मल्टीपल फिशन। एक सेल है, इसके अंदर एक सेल गया, ये फटाफट डिफरेंट सेल्स में आपका बर्स्ट ऑन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। ठीक है, एक सेल से डिफरेंट स्मॉल सेल्स बनना, इट्स ऑल्सो अ टाइप। ये सारी टाइप्स किसकी हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, जिसमें पेरेंट सेल कभी नहीं मरता। ठीक है, पेरेंट सेल कभी नहीं मरता, क्योंकि वो सीधा जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कभी नहीं मरेगा, वो आगे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने डॉटर सेल्स में पास कर देता है।
और इसको हम क्लोन भी बोलते हैं, ठीक है। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज, विज्ञान जो अनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स या आपकी पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी होती है फॉसिल्स की स्टडी, जो ये जीवाश्म होते हैं उनकी स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी इज द एम्ब्रियो की स्टडी। फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशंस, जो आपके ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं ना, इनका उद्गम ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। एम्ब्रियो की स्टडी, आंसर इज जेनेटिक्स। किसकी स्टडी? हेरिडिटरी एंड वेरिएशन की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर मेंडल। ग्रिगोर मेंडल कौन है आपके? ग्रिगोर जे मेंडल। इसने किस पे इन्वेंट किया था? पी पे, पी प्लांट पे, ठीक है। तो इसने किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था। इसने 2 रेशोज निकाली थी, मोनोहाइब्रिड रेशो 3:1, डाईहाइब्रिड रेशो 9:3:3:1। आपसे ये क्वेश्चंस आएंगे जब हम आगे प्रैक्टिस सेशंस को और एडवांस लेकर जाएंगे, तो आपको सारे साइंस के क्वेश्चन 9 to 12 का बंच ऑफ 1000 to 5000 क्वेश्चंस का आपको बंच मिल जाएगा, अगर आप चैनल के साथ बने रहे और आप वो पढ़ते रहें, ठीक है। हर एक ऑप्शन के साथ मैंने ट्राई किया है कि आपको हर चीज़ मिल जाए, तो आप अपना पेन पेपर रखिए। देखिए अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम इंटरेक्शन नहीं है, तो मैंने आपको बोल दिया, आप चाहो तो इंटरेक्शन 10 दिन में कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरेक्शन 25 दिन लगा सकते हो, पर मैंने आपको बोला अगर 10 दिन के अंदर आप बेशक शेयर करते हो तो 10 डेज़ या 15 डेज़ के साथ हम लाइव पर वीडियो को भी देखिए और आप शेयर भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्किटेक्ट्स इज द कनेक्टिंग लिंक। ये जो है एक फॉसिल लिंक है, ठीक है। ये एक फॉसिल लिंक है जो किसका कनेक्शन है? कनेक्टिंग, एक दूसरे के साथ फॉसिल लिंक है, ठीक है। तो ये किसका कनेक्टर बताता है? रेप्टाइल्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, बर्ड्स एंड डायनासोर्स। तो ये फॉसिल लिंक जो है आर्कियोपिटेक्स, ये आपका रेप्टाइल्स और बर्ड्स का कनेक्शन है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो कनेक्शन है एवोल्यूशन में, उसको बोलते हैं आर्कियोपिटेक्स। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि 2 बर्ड्स के फीचर्स को या 2 एनिमल्स, 2 वर्टिब्रेट्स के फीचर्स को जोड़ के एक एनिमल बनाना, तो वो क्या है आपका? रेप्टाइल और बर्ड्स। फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए फ्यूल, थर्मल मीन्स, थर्मल का मतलब क्या होता है? पहली चीज तो ये देखिए, थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट को किससे लेना? वाटर से लेना। वाटर को तोड़ के क्या होती है? हाइड्रोलिसिस। वाटर से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, ठीक है। यूरेनियम से हमें मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पे होता है? जादूगोड़ा में, राइट। यूरेनियम जो है इसका जो और है दैट इज पिच ब्लेंड, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यूरेनियम का होता है U92-235। इसके ओर्स भी हैं, ठीक है, आइसोटॉपिक फॉर्म्स भी हैं। बायोमास, बायोमास होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर का जो भी ड्राई मटेरियल, ठीक है। पर यहाँ पे पूछा है थर्मल, तो बायोमास से बायोगैस बनती है। बायोगैस के लिए जो गैस है वो कौन सी है? मीथेन, जिसको आप मार्श गैस भी बोलते हो, मार्श गैस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4, और ये सबसे ज़्यादा हमें र्यूमिनेंट्स जो जुगाल करते हैं ना एनिमल्स, उनसे, या फिर हमें वेटलैंड्स जो होते हैं ना दलदली एरिया, वहाँ पे मिलती है। और बायोगैस CNG का भी सोर्स है, ठीक है। तो आंसर इज फॉसिल फ्यूल्स। थर्मल पावर प्लांट हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है, जैसे कि पेट्रोल या सबसे ज़्यादा कोल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल जो है वो झारखंड में होता है, ठीक है, कोल माइंस है। तो कोल जो है ये सबसे मेजर सोर्स है थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि ये हीट एनर्जी देता है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे वर्स्ट क्वालिटी का क्या है? पीक। 24 किलो जूल्स एनर्जी जो है ये हमें देता है एंथ्रासाइट,
सबसे हाई क्वालिटी है। कोल बनता कैसे है? ये बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन, यानी आपका मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्न से बनता है, टेरिडोफाइट से। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच फ्लोज थ्रू अ फूड चेन। सबसे ओरिजिनल सोर्स, खाद्य श्रृंखला, फूड खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आपको ये पता है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। ठीक है, फूड चेन क्या होती है? सॉरी, फूड चेन, फूड चेन क्या होती है आपकी? फूड चेन होती है दैट इज टू हु ईट्स हूम, कौन किसको खाता है भाई। ठीक है, तो टू हु ईट्स हूम, तो इसमें क्या होते हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? आपके हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को खाते हैं ओमनिवोर्स, एंड देन डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ग्रीन प्लांट्स, फिर काओ, फिर उसको खा लिया लॉइन ने, लॉइन के बाद ओमनिवोर्स कोई भी ले लीजिए, और डिकम्पोजर्स जो कि डेड एंड डिकेइंग। डिकम्पोजर्स को हम स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और फिर ईगल एंड वर्चर। अब कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए फूड चेन में कार्बन डाइऑक्साइड इज द सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये किसको चाहिए होता है? प्लांट्स को चाहिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटास से होता है। स्टोमेटास के अंदर क्या है? गार्ड सेल्स। ठीक है, प्लांट्स को चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द स्टोर्ड फूड। ठीक है, जैसे एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन, जब आपको पता है 6 CO2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से C6H12O6 ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और ये किस फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है? स्टार्च, और एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑक्सीजन, दैट इज द सर्वाइवल और द सपोर्टिंग लाइफ फॉर द ह्यूमंस और एनिमल्स। तो जो मेजर इन सभी के लिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे आपका ग्लूकोज है, इन सब का मेजर सोर्स क्या है? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड चेन इज सनलाइट। तो ये इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर इज सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ठीक है, देखिए पहली चीज़, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, जिसमें से 44 प्लस 2 जो होते हैं दैट इज द 6 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 44 को हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, जो हमारे फीचर्स, हम लंबे हैं, छोटे हैं, हम कैसे दिखते हैं, वो हमें ऑटोजोम्स बताते हैं। 6 क्रोमोसोम्स XY ये मेल के अंदर होता है, XX ये फीमेल के अंदर होता है। ठीक है, ये बताते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या लेकर चलता है? इंफॉर्मेशन लेकर चलता है। ठीक है, तो वो क्या है? इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है? देखिए डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा जरूरी, सारे एनिमल्स के अंदर डीएनए होता है। प्रोटीन्स, जो हमारे अमाइनो, हमारी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए क्या चाहिए? अमाइनो एसिड्स, तो प्रोटीन्स भी जरूरी है। आरएनए, आरएनए जो होता है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे करके होता है। और ये सबसे ज़्यादा किसका जेनेटिक मटेरियल है? वायरस का। वायरस में जो अभी कोविड वायरस चल रहा है ना, उसमें भी आरएनए है, डीएनए नहीं है। तो डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए होना, और डीएनए जो होता है दैट इज इस तरह से बनता है। मैं इसमें डायग्राम बना रही हूँ, रफ बन रहा है। ठीक है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है इस तरह से,
ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक। तो आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन। ये किसने दिया है? डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है। किचन ऑफ द सेल, रसोई, सेल की रसोई कौन है भाई? सेल के लिए खाना कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का एनर्जी पार्ट, सेल को एनर्जी देना इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ग्लाइकोलिसिस को छोड़ के, जितनी भी हमारी बॉडी की साइकिल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी कैरियर होता है जिसको बोलते हैं हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये है। तो ये जो है इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं और इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए दो होते हैं इसमें, एक होता है स्मूथ, एक होता है आपका रफ। ठीक है, स्मूथ जो हमारी लिपिड फॉर्मेशंस करता है। रफ, रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स जो होते हैं ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स बनाने में कौन सी ऑर्गेनेली काम करती है? राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये नहीं है आपका, ये दिस इज क्लोरोप्लास्ट। गोल्जाई, गोल्जाई किसने दिया था? कैमिलो गोल्गाई ने दिया था एंड इट इज़ फॉर आपकी सिक्रीशंस और पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है दैट इज कॉल्ड एज द आपका किचन ऑफ द सेल। इसके अंदर क्या होती हैं? थाइलोकॉइड्स मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, जो इसके अंदर ग्राना, ग्राना इज लाइट डिपेंडेंट, सुबह के टाइम पे होते हैं। स्ट्रोमा दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट, डार्क के टाइम पे। और क्लोरोप्लास्ट क्या सिक्रीट करता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ये क्या देते हैं? आपके ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट जो है दैट हेल्प, इसके अंदर मेटल कौन सा होता है? दैट इज मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल जो होता है ये बनाता है प्लांट, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट्स को ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोफिल, जो कहाँ से निकलता है? क्लोरोप्लास्ट से। तो बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है और आपको लगा है कि साइंस की प्रॉपरली क्लास में आपको मज़ा आया है, तो जितने यहाँ पे अगर 3-4 कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस मेहनत को बाकी तक पहुँचाइए, बाकी जगह पे भी इन्फॉर्म कीजिए कि साइंस की प्रॉपरली क्लासेस चल रही हैं। ये मेरी सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज फॉलो कीजिए, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल एंड लेट्स लर्न विद मी। अगर आप यहाँ पे करते रहेंगे तो हम वहाँ पे आपको पीडीएफ्स या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैंने तो आपके साथ ठान लिया कि आपके साथ खड़े होना है और आपके पेपर्स पे जब तक आपका पेपर नहीं होता पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ। अब आप मेरे साथ कितना खड़े होते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी शेयरिंग पे। आज की क्लास साइंस की थी, कल देखेंगे कि आप कितना साइंस के साथ बच्चों को जोड़ते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, भरोसा है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड शेयरिंग करना मत भूलना। अगर सेशन अच्छा है सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आपकी जो क्लास है नेक्स्ट वो 4 बजे है, इन्वायरमेंट की क्लास। इन्वायरमेंट की क्लास जरूर देखिए क्योंकि उसमें फॉरेस्ट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये मैंने अलग इसलिए चलाई है ताकि आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अलग से मिल सकें। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए तब भी बता देना। तो कुछ सेशंस को मैंने अपडेट किया है वो, और किसी को अगर डिटेलिंग में चाहिए तो 5 बजे के सेशंस को भी देखिए, 8 बजे के सेशंस को भी देखिए और 3 से लेकर 9 बजे तक इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ इतना है मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, पर आपकी साथ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं अब आप कितना शेयर करते हैं और कितना वीडियोस को दिखाते हैं या कितना वीडियोस को शेयर करके उनको बोलते हो कि देखिए। क्योंकि सिर्फ मैंने बोला आप चाहो तो 15 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ही नहीं चाहोगे तो 15 दिन के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि जो आने वाला टाइम है जब आपके पेपर्स के आसपास हों तो मैं आपके साथ 4-4 घंटे 3-3 घंटे की क्लासेस को प्रॉपरली ले सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे फिर से साइंस का सेशन एंड उम्मीद करती हूँ
कि कल आज जितने साइंस के कैंडिडेट्स जुड़े हैं उससे डबल कैंडिडेट्स कल आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। 4 बजे का सेशन देखना मत भूलना, फिर 4:30 एंड देन फिर इंग्लिश का सेशन। तो देखते हैं कितने सेशंस में जुड़ते हैं आप। तो बाय बाय, टेक केयर।